एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका साथी वंश कथुरिया। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसकी आज बारी है उसके पार्ट 5 की। आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहीं पर, बिना वक्त ज़ाया करते हुए। चलिए पधारिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। वो रेडिएशंस थी जिनके बारे में हमें बताया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। उन्होंने कहा था कि जो रेडिएशन हैं वो ट्रैवल करती हैं, जैसे एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, उन्होंने ये कहा था। और वेव अब क्या होती है उसके बारे में उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमें स्टडी करनी है, ठीक है। पहले आप वेव देख लीजिए बेसिकली क्या है। वेव यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। खैर मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ वेव। ये एक सिंपल, इसे हम एक वेव कह सकते हैं, जिसमें एक ऐसे चढ़ाई शू और एक नीचाई, जो भी, ये पूरी की पूरी एक वेव कहते हैं। और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि ये वाला, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। और जो उसका नीचे वाला है इसे हम कहते हैं ट्रॉफ। सिंपल है ना। बस ये एक हमारी एक सिंपल वेव है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनके बारे में कुछ हमें वो स्टडी करना है, बस सिंपल सी बात है। इसके कुछ फीचर्स स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिखे हुए दिख भी रहे होंगे, है ना। सबसे पहला फीचर आता है ये वाला, वेवलेंथ। इसका नाम तो आप सबने ही सुना होगा। वेवलेंथ यानी कि वेव की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि साथ साथ, यानी कि दो क्रेस्ट जब साथ साथ आ जाती हैं। ये देखिए क्रेस्ट, ये वाला पोर्शन, पहली क्रेस्ट और ये दूसरी क्रेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ ये एक ट्रफ है, ये भी एक ट्रफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही कहलाता है। यानी कि सिंपली लेंथ ऑफ वन वेव भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर आप एक वेव की लेंथ देखेंगे, ये भी देखना बिल्कुल यही आएगी। यहाँ पर एक पहाड़ आ गया और एक नीचे आ गया पहाड़, इसकी भी सेम लेंथ ही बनेगी। यहाँ पर एक नीचे पहाड़ आ गया, एक आधा पहाड़ इधर, एक आधा पहाड़ इधर। इसलिए हम इसको डिफाइन करने के लिए वैसे कह देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। इजी था ना। इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वैसे ऐसे यूनिट हम मीटर कह देते, तो ऐसे हम इसे भी मीटर सेंटीमीटर में जैसे मर्जी मेजर कर लेते हैं। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी बड़ा इजी है, आप बचपन से पढ़ भी रहे होंगे, मतलब पिछले कुछ सालों से। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब मान लो एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट लिखा होगा, इस एक पॉइंट में से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास करेंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को म्यू से, म्यू नामक सिंबल से। वी मत समझना इसको हम कहते हैं 1/λ, सॉरी 1/t, सॉरी 1/t यानी कि टाइम, कितना टाइम लगता है। इसलिए इसका वैसे तो यूनिट होता है, जैसे 1 सेकंड में पास होती है ना, वैसे हम इसका फॉर्मूला देखें तो फ्रीक्वेंसी का 1/t, टी यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट होता है सेकंड, तो फिर इसका यूनिट बनेगा नीचे तो पर सेकंड इसका यूनिट है। वैसे जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसकी रिस्पेक्ट में हम इसका यूनिट हर्ट्ज भी कह देते हैं। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज होगी, 20 हर्ट्ज होगी, बट बेसिक फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। गुड, वेरी गुड। बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट होते हैं, चीज़ों को अच्छे से पकड़ लेते हैं। खैर ये वैसे भी काफ़ी इजी टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। पहले इरेज कर दूं। अगला टर्म, मतलब ऐसे कुछ छोटी छोटी टर्म्स ही आप तो ऐसे ही याद कर लोगे, है ना। वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। वेलोसिटी का मीनिंग आपको पता है, बस ये वेव के ऊपर आ जाती है। एक वेव 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। और फ्रीक्वेंसी भी था 1 सेकंड के लिए, कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास होती हैं। यहाँ पर कितना डिस्टेंस एक वेव कवर करेगी, ऐसे जाते हैं 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये वेलोसिटी है।
वेरी वेरी सिंपल सिंपल टर्म्स, बड़े आराम से बच्चे इन्हें पकड़ लेते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, डोंट टेक टेंशन। और वैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी बता दूं तो वेव थ्योरी पढ़ने हैं, जो पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैंने आपको एक वेव बनाई थी, आप वेव बना के दिखाई थी, आपको याद होगा, है ना। ये जो हाइट होती है, ये वाली हाइट यहाँ से सबसे ऊपर तक वो कहाँ तक जा सकती है, और ये वाली हाइट जो सेम यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हाइट, इतनी हाइट को हम कहते हैं किसी वेव की एम्पलीट्यूड। हाइट, ये क्रेस्ट और ट्रफ की हाइट लगभग सेम होती है, हाइट क्रेस्ट की, और ट्रफ तो नीचे होता है ना, इसलिए कहते हैं डेप्थ ऑफ ट्रफ। ट्रफ कितना नीचे है वो मेन लाइन से, ठीक है, उस हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। वेरी इजी, बच्चे तो आराम से समझ जाएंगे। हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ ट्रफ। चलिए, अब वेव नंबर क्या भला होती है, ये थोड़ी नई चीज भी लगती है बच्चों को। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि जैसे मान लो आप इसे 1 सेंटीमीटर लेंथ मान लो, इसको, इसके अंदर कितनी वेव्स आ सकती हैं। वैसे तो 1 सेंटीमीटर से काफ़ी बड़ा हो गया, बट खैर एक्सप्लेन ही करना है। इसके अंदर कितनी वेव्स हैं, जो भी थोड़ी मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, इसको मान लो यार 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर टोटल 2 वेव्स आ गई, तो इसका वेव नंबर 2 हो गया, ठीक है। और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी को म्यू से करते थे, इसको म्यू ऊपर एक बार, बस डंडा, ये इसका सिंबल है, ठीक है। वैसी वेवलेंथ का मैंने आपको सिंबल नहीं बताया, वो है लैम्डा, बड़ा फेमस सिंबल है लैम्डा, ये वाला, यहाँ पे मैं बना देता हूँ लैम्डा। इजी ना। अब कुछ रिलेशंस आते हैं जिनसे हम थोड़े न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है वेव नंबर का, ये मैंने वेव नंबर होता है 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर और वेव लेंथ के बीच का एक रिलेशन है, याद रख लेना, इसे हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में आपको कुछ 2-3 मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा इससे रिलेटेड, वो हम न्यूमेरिकल्स में इसे सॉल्व करेंगे, यूज़ होगा इसका, ठीक है, याद रखना। और एक सबसे बड़ा रिलेशन, ये रिलेशन है हमारे एक तरह से वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। सी वेलोसिटी मतलब ये कॉन्स्टेंट ही होगी, सी का मतलब समझ लो, शायद कई बच्चों को याद आ रहा है, स्पीड, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस, सी, ये कांस्टेंट वैल्यू है सी। वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि न्यू लैम्डा। बस ये दो रिलेशंस हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वेरी इजीली। सी की वैल्यू तो आप सभी को पता ही होगी वैसे, जो उसे नॉर्मल हम एवरेज ले लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारी फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया है यूनिट हर्ट्ज, और लैम्डा का हो गया मीटर, सिंपल। और मज़े की बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स बस इतनी सी। चलो आगे चलते हैं। अब बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। खैर जो भी आप मेरी स्लाइड्स देखते हो उनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ये आपके काफ़ी काम आएंगी। वीडियो पोस्ट कर जैसे भी स्क्रीनशॉट इनका ज़रूर ले लिया करिए। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था, है ना, कैसे वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पढ़ ही रहे हैं। यही है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम एक ऑर्डर में, जैसे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये हम सबको पता है, इससे कोई टाइप्स भी होते हैं, जैसे गामा रेज होगी, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, ऐसी कुछ तरह की वेव्स होती हैं। जब हम इनको अरेंज करते हैं, इनका मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है अभी बताया है, लेंथ ऑफ वन वेव, बेसिक डेफिनेशन तो यही है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रॉफ्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, एक स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, इसको ध्यान से सुनना, काम आएगा जब उन्हें अरेंज करते हैं। इस वे में अरेंज करते हैं, पहले ये रेडिएशन आगे, फिर ये, और ऐसे जाते जाते इनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। और एक रिलेशन आपको और बताता हूं, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ये लिखा है मैंने, when electromagnetic radiations are arranged in order of increasing wavelength या फिर decreasing frequency, उससे हमें एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है जिसको हम कहते हैं बड़े प्यार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, और वो अरेंजमेंट इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिखा हुआ है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। ये देखो, यहाँ पर वेवलेंथ कम, यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा। छोटी वेवलेंथ देखो, ज़्यादा वेव्स आ रही है ना, है ना, ज़्यादा वेवलेंथ आ रही, ज़्यादा वेव्स आ रही हैं, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है बट इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। और जिसकी शुरुआत होती है यानी कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, वो है हमारी गामा रेस। फिर आती है हमारी एक्स रेज। देखो इसकी वेवलेंथ स्मॉलेस्ट है 10⁻⁻5 नैनोमीटर, बट इसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻24 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। गामा रेस, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर आता है विजिबल रेडिएशन। ये जो बाकी रेडिएशन है अपनी नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते, पर विजिबल रेडिएशन को हम देख सकते हैं आसपास, जैसे हमारे रेनबो दिखते हैं, हमें सनलाइट के कलर्स दिखते हैं, वही चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा इंफ्रारेड रेडिएशंस, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, ऐसी। और देखिए जैसे रेडियो वेव्स पे है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो देखिए 1 मीटर टू 10⁻³ मीटर तक पहुंच गई। सॉरी, हमारा वेव लेंथ जो है वो 1 मीटर टू 10⁻³ मीटर के बीच में रेडियो वेव्स लाई कर रही हैं, बट वहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो गई। इससे हमें पता चल गया ना कि जो सा वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, है ना। और ये विजिबल रेडिएशंस के बारे में दिया हुआ है। देखिए वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और देखिए रेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम यानी कि उसकी वेवलेंथ फिर ज़्यादा, है ना। कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना। खैर आई थिंक मैंने सही बताया। चलिए आगे चलते हैं। आई होप सो मैंने आपको पिछली 2 स्लाइड में जो बताया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, निचोड़ दिया होगा। नहीं हुआ तो वीडियो बैक कर देख लीजिए कृपा कर, क्योंकि अब मैंने करने हैं न्यूमेरिकल्स, और मैं नहीं करूँगा, मैं आपसे भी करवाऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz। क्या करें अब, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? देखिए इजी है। एक विविध भारती स्टेशन है कोई ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में, ठीक है। वो जो भी ब्रॉडकास्ट करता होगा, जो भी अपना काम करना होता है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1368 किलोहर्ट्ज, और हमें निकालनी है उस फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें निकालनी है वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ आने के बाद हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया था जिसमें रेडिएशंस अरेंज होती है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। बताया ना मैंने आप लोगों को अभी, उसमें से कौन सी रेडिएशन, मतलब विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे पार्ट्स, जैसे गामा रेस थी, फिर एक्स रेस थी, है ना। ऐसे ही हम पहले उसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे कि उस वेवलेंथ, वो वाली वेवलेंथ किस रीजन में आती है, मतलब कौन सी वेव के पास वो वाली वेवलेंथ है। जो भी वेव, चाहे वो गामा रेज हो चाहे एक्स रे हो, हमारे पास वेवलेंथ आएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। खैर हम उसे फ्रीक्वेंसी से भी देख सकते हैं, बट हम देखते हैं वेवलेंथ से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विविध भारती स्टेशन, फ्रीक्वेंसी हमें है गिवन। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद का क्वेश्चन आप पहले वीडियो पोस्ट करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे,
इसे भी ट्राई करना चाहते हैं कर लीजिए, वैसे इजी सही है। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 1368। अब किलो को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, आई थिंक सो, है ना, इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है जी, गिवन है हमें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं वेवलेंथ, हमें निकालनी है। क्या करें, एक चीज गिवन है सिर्फ, बहुत पंगा है ना। क्या करें, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, C इज इक्वल टू यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और हमारा क्या है ये वेवलेंथ, उसके बीच का। C की वैल्यू कांस्टेंट है, वो तो हमको पता ही है, और म्यू भी हमें पता है। हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या बनेगा, C बाय में म्यू, C की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, वो आप लिख लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1368, बहुत ज़्यादा है इसकी फ्रीक्वेंसी, इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये कृपा कर देख लीजिए। मैं 1368 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 पॉइंट, खैर ये आपको आता होगा, 1.368 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज बन जाएगा। फिर यहाँ पर इतना तो आपको आता ही होगा, और इसको भी अगर मैं 10⁻6 बना दूँ, तो थोड़ा इरेज करने दो मुझे यार, इंटू 10⁻6, वैसे 10⁻8 था, 2 जीरोस का क्या करें, इधर बार दो। ठीक है, ये 10⁻6 से 10⁻6 ढाना हो गया। और अब 1.368 को जब 300 से डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएगा, पर करके देखना आप सभी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बिठाओ अपनी काफ़ी। इसका अप्रोक्सीमेट कुछ आंसर आएगा 219 पॉइंट है यहाँ पर 3 मीटर। ओ वाओ, हमारे पास वेवलेंथ आ गई। और एक रीज़न था जिसके बारे में मैंने शायद आपसे लास्ट स्लाइड में बात भी की थी, 1 मीटर टू 10⁻³ मीटर में लाई करता था हमारे रेडियो वेव्स, और ये भी उसी के बीच में ही आ रही हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में, कौन सी रेडिएशन है ये, रेडियो वेव्स है ना, रेडियो वेव्स, ये इस पार्ट में लाई करता है। समझे क्या, बताओ ना, समझे, गुड। अब करेंगे हम एक और न्यूमेरिकल, आज न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं, पर इस न्यूमेरिकल को मेरे करने से पहले आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। अब मेरे से करवाओगे तो क्या फ़ायदा, है ना। चलो, आई थिंक सो आप लोगों ने, चलो टाइम दे तो 5 सेकेंड का, इतने में वीडियो पॉज कर लो। 1 2 3 4 5 वीडियो पॉज कर ली होगी, अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा, मैच कर लीजिए। ठीक है, चलो, और मुझे पता है कईयों ने नहीं की होगी, खैर चलो कोई बात नहीं। हमें वेवलेंथ रेंज गिवन है, विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि जो हम देख सकते हैं विब ग्योर वाली, हमें पता है वॉयलेट टू रेड ही जाती है, कोई बताने की बात नहीं है। हमें उनकी वेवलेंथ गिवन है, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज, बहुत सिंपल आंसर होगा इसका। वेवलेंथ गिवन है, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें बतानी है, सिंपल। वॉयलेट की गिवन है 400 नैनोमीटर, वॉयलेट की अलग फ्रीक्वेंसी और रेड की अलग फ्रीक्वेंसी, यही इस फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वाले से। बहुत प्यारा फॉर्मूला है ना, कितना यूज होता है। और हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या बनेगा
c बाय में लैम्डा। क्यों जी, है ना इजी। c क्या बना है 3 इंटू 10⁸ लैम्डा लैम्डा। और मैं आशा करता हूँ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को नैनोमीटर का मतलब पता होगा। इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नहीं पता तो पता कर लेना। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉयलेट की, वो बनेगी 400 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व तो मेरे ख्याल से आप लोग खुद कर ही लोगे। कहेंगे सर आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पर ये 2 जीरोस काट दूँ, यहाँ मतलब बीच में कोई पॉइंट लगा दूँ 4.00 है ना, तो फिर इसके अंदर 2 पावर और ऐड हो जाएगी, यानी कि -9 + 2 क्या बन जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, पहले से एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर लिया करो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। मैं तो कर लेता हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, और 4 को 3 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, हम 30 से कर लेते हैं। यहाँ एक 0 और लगा देते हैं, यहाँ की एक 0 कम कर देते हैं। 10⁻⁷। ठीक है, अब 4 को जब 30 से डिवाइड करोगे आपका बड़ा प्यारा सा आंसर आएगा बच्चों 7.5 इंटू छोटा सा आंसर आ गया 10⁻⁻7, ऊपर जाकर हो जाएगा +7, और 10⁻7 इंटू 10⁻7 आएगा 10⁻14, और हमें निकालनी थी फ्रीक्वेंसीज यानी कि हर्ट्ज। ठीक है, आंसर आ गया। सॉरी वेरी सॉरी, आंसर आ गया हमारा हर्ट्ज में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हमें आपका काम पसंद आया। और अब बात आती है एक और की, रेड की भी निकालनी पड़ेगी हमें। मैं इसी में सॉल्व करके दिखा दूं आप लोगों को। देखो इसकी आगे थी, हमारी आगे थी 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई थी, अब इसकी निकालनी है। सिंपल है, यहाँ पर मैं 750 लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज करके दिखाई देता हूँ बस, और कोई फर्क नहीं है, नैनोमीटर तो है ही है वो भी। ठीक है, 750 इंटू 10⁻⁻9 था, ऐसे मैं इसके भी डेसिमल 2 इधर ले जाऊंगा, वही बन जाएगा सेम। ठीक है, अब 7.5 को 30 से डिवाइड करोगे, 4 को 30 से डिवाइड किया 7.5 आया, 7.5 को 30 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा आपका आंसर। वेरी गुड, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और ये आ गई हमारी रेड की फ्रीक्वेंसी। हा हा हा, इजी था ना, इजी पीजी, कुछ नहीं था ये तो, है ना। खैर टेंशन ना लिया करो, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आराम से हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं और कदम बढ़ाते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पहले वीडियो पॉज करो और फिर करो। ठीक है, इजी है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग तो आराम से कर लोगे। हमें इसमें सबसे पहले निकालना है वेव नंबर और निकालनी है फ्रीक्वेंसी, वो येलो रेडिएशन की हमें निकालनी है। ठीक है, टेंशन और रेडिएशन जो भी, हमें उसकी वेवलेंथ गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को एंगस्ट्रॉम का मतलब पता होगा, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेवलेंथ, वो हमें गिवन है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इजी पीजी। अब हमें वैल्यू, मैंने आपको जैसे वेव नंबर है, वेव नंबर और वेव लेंथ के बीच में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पढ़ा था इसी वीडियो में।
ये वेव नंबर है 1/λ के इक्वल। ठीक है, बस सिंपल है, वैल्यू पुट करो इसकी यहाँ पर, कुछ खास टिपिकल नहीं है ये। 1 में 5800 इंटू 10⁻⁻10। मैं एक बार मीटर ले रहा हूँ एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, 5800 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाऊं तो ये बनेगा इंटू 10⁻10, है ना। अगर मैं इसको 10⁻6 कर दूं और 4 जीरो जिसमें ऐड कर दूं, यानी कि 10,000 यहाँ जो बनेगा, ये मैं इसलिए क्योंकि 5800 को 10,000 से फिर डिवाइड करना इजी है ना, और 10⁻6 तो अपना पड़ा ही रहेगा, क्या जाता है। ठीक है, नीचे तो अपना 5800 पड़ा ही है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, 5800 को इससे डिवाइड करके देख लेना। आई नो अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा। आंसर आएगा इसका कुछ 1.724। 5800 को 10,000 से जब डिवाइड करोगे और इनटू में 10⁻6 तो है ही है। ठीक है, और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के रिलेशन से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई c/λ। एक मिनट, लैम्डा मैंने थोड़ा c/λ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, c इंटू 1/λ। 1/λ यानी कि हमारा वेव नंबर, और उसकी वैल्यू मैंने अभी अभी निकाल लिया 1.724 इंटू 10⁻6, है ना। और c की वैल्यू हमें पता है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक है, 10⁸, 10⁻6 से मिलके 10⁻14 बन जाएगा, और 3 को 1.724 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, पहले इंटू 10 की पावर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी का यूनिट। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर देख लो, 4 3 12 1 7 1 इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं कल आपको आंसर दिखाता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ इतना पोर्शन में। 5.172 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, और 1.724 इंटू 10⁻6 आ गया इसका वेव नंबर। इजी था ना। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप और भी ट्राई करना, इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हैं। मैंने अभी यहाँ पर हमारी वीडियो में आपको 3 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ वीडियो, थोड़ा आगे और चलते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ रहे हैं, और कुछ फिनोमिना जैसे डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सब बड़े आराम से वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं। ठीक है, बट ये फिनोमिना होते क्या हैं जो वेव नेचर एक्सप्लेन करती है, वो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं हम। डाइफ्रैक्शन, ये देखिए ये वाला, इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव। कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, जब वेव बेंड हो जाती है ना, उसी को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। और इंटरफेरेंस, जब टू वेव्स फ्रीक्वेंसी उनकी सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपस में कंबाइन कर जाती हैं, जब बेंड होगी वेव किसी ऑब्स्टेकल के कारण, उसे डाइफ्रैक्शन कहेंगे। और इंटरफेरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं आपस में बीच में, ऐसे कुछ याद कर लेना। ठीक है,
मैं फिर रीड कर देता हूँ। डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टैकल और इंटरफेरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी। वेव नेचर मतलब काफ़ी अच्छी थ्योरी है जिसने हमें बता दिया डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर रहा है, बट इसकी एक लिमिटेशन भी है। वेव नेचर कुछ फिनोमिना, जैसे यहाँ मैंने 2 फिनोमिना का नाम लिखा हुआ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये एक्सप्लेन होंगे हमारे पार्टिकल नेचर से। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, इसमें तो ये बताया था कि वो वेव की फॉर्म में, एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, बट हम बाद में देखेंगे वो वेव्स के कारण कुछ पैकेट्स में भी ट्रैवल करती है। वो एक थ्योरी आई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आगे वही पढ़नी है हमें। चलिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर पढ़ना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। वेव नेचर पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से, उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़ हुआ जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स यूज़ हुई। ठीक है, इसमें देखिए क्या बताया गया है, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, मतलब उसमें तो था कि जो उनसे एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जो मैं आपको भी बता रहा था। इसमें जो एनर्जी एमिट होती है फिर एब्जॉर्ब होती है, वो सिंपल ऐसे वेव की फॉर्म में सीधा ट्रैवल नहीं होती, वो कुछ पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख लो, आप जैसे पिज़्ज़ा ही खा रहे हो, एक एक स्लाइस करके खाओगे ना, एक स्लाइस, पहले एक स्लाइस फिर दूसरी स्लाइस, सीधा इकट्ठा तो एक पूरा पिज़्ज़ा नहीं खा जाओगे ना। यही है, एनर्जी किसी बॉडी में से एमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, वो पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। ये हमारे प्लैंक जी ने कहा था। हर एक बंदे ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, हमें पढ़ना है, उनको अप्लाई करना है बस। ठीक है, जैसे वेव थ्योरी ने तो हमें डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस बताया था, ये फिर हमें जो उसकी लिमिटेशन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता देगी, बस सिंपल। ठीक है, ये पैकेट्स की फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है एनर्जी। ठीक है, बस यही बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। और यहाँ लिखा है इन फॉर्म ऑफ पैकेट, जो पैकेट्स निकलते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं, उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया था बेसिक क्वांटम, या फिर अगर हम लाइट का केस ले लें तो उसे फोटोन कह दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमें मान लो किसी एक क्वांटम, किसी एक पार्ट, मतलब किसी एक क्वांटम, मतलब किसी एक पैकेट की हमें एनर्जी निकालनी हो, तो इसमें उन्होंने बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं हम h। ठीक है, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट, समझे, जैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर हमने लगा दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी h, जिसको प्लैंक जी ने अपना नाम दे दिया प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से। ठीक है, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर हम टोटल एनर्जी, जैसे ये तो एक क्वांटम की होगी ना, जितने भी नंबर ऑफ क्वांटम मतलब फोटॉन्स निकलेंगे, एक थोड़ी निकलेगा, कई निकलेंगे, इसलिए हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। वो टोटल नंबर ऑफ, मान लो n निकल रहे थे तो n से मल्टीप्लाई करके, ऐसे हम एनर्जी एमिट होती है उसके हम टोटल अब एनर्जी हम निकाल सकते हैं, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ गए होंगे। और आज की वीडियो में मैंने बस इसका बेसिक बताया, आगे इसके बारे में और स्टडी कैसे इसने इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया वो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आप लोगों से अब तो मैं विदा ले रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी डाउट हो या फिर कुछ प्रैक्टिस भी करनी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही, आखिरकार आप लोगों के छोटे भाई का चैनल है। ठीक है, बाय बाय।